हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हम देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? तो जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, सारे फॉर्मूले जो हैं एक बार आपको अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूले अच्छे से आएंगे तो न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, विदाउट फॉर्मूलेज आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए हमको। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था, उन फॉर्मूलेज को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर इंप्लीमेंट करना आ गया तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर 90% क्यों इंप्लीमेंट करना भी आ गया? फॉर्मूलेज भी हमें पता है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के होंगे। ये नहीं कि हमने 5 क्वेश्चन किए, 5 फॉर्मूले आ गए, उसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारे सारे स्ट्रॉन्ग हुए इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल, बट ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली चीज फॉर्मूलेज, इंप्लीमेंट और प्रैक्टिस, इन 3 चीजों से आप बोर्ड में ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? तो चलते हैं फटाफट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं आज। एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं यहां पर आप, ठीक, और यहां पर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स लगे हुए हैं। कितने? 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। दिस बल्ब इज B1, दिस बल्ब इज B2 एंड दिस बल्ब इज B3। और यहां पर आप देख सकते हैं यू हैव सीन 4 एमीटर, यू हैव सीन 4 एमीटर। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A, एंड दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज अ की। और यहां पे जो बैटरी हमको गिवन है ये 4.5 वोल्ट की गिवन है। कितनी वोल्ट की दे रखी है बैटरी हमको? 4.5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 एमीटर लगे हुए, देयर आर 4 एमीटर्स एंड देयर आर 3 बल्ब्स एंड देयर इज अ 1 बैटरी एंड देयर इज अ की एंड इट इज अ सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, हमें करना क्या है वही देखते हैं हमें क्या करना है। तो पहले सर्किट समझ में आ गया, क्या क्या दे रखा है सर्किट में हमको? ओके, पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। What happens to the glow of other 2 bulbs when bulb B1 get fused? इन 3 बल्ब में से out of these 3 बल्ब, अगर B2 बल्ब, कौन सा, सॉरी B1 बल्ब, दिस इज B1, अगर ये वाला बल्ब क्या हो जाए आपका? फ्यूज हो जाए। फ्यूज मतलब समझते ना, उड़ गया, ठीक, खराब हो गया बल्ब। अगर ये बल्ब खराब हो गया आपका, फ्यूज हो गया, तो इन दोनों बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला है ग्लो, इनके ग्लो पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, ये और ज्यादा गोरे हो जाएंगे या काले हो जाएंगे? समझ में आ रही बात? यहां पे ग्लो मतलब ब्राइटनेस, ठीक। तो बताइए, आप बताइए क्या होना चाहिए? सोचिए थोड़ा सा। ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया है आपका, तो इन 2 बल्ब्स की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज अ क्वेश्चन। बताइए क्या फर्क पड़ेगा? ओके, चलिए देखते हैं। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? जरा चेक करिए, ये 2 बल्ब किस में लगे हुए हैं? सर पैरेलल में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। अब याद करो, पैरेलल जब पढ़ाया था तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है? वोल्टेज। और अगर आपका पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो सर जितना वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा उतना ही वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा। ये बल्ब ऑलरेडी फ्यूज कर दिया आपने, तो यहां पर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो जो वोल्टेज इसमें होगा वो वोल्टेज इसमें होगा, वही वोल्टेज पहले इसमें था जब अगर ये फ्यूज नहीं होता। बट यहां पे ये फ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज तो सेम रहेगा। इफ
voltage is same, then you can say that the brightness of the bulb is also brightness of the bulb of the two bulb, कौन सा bulb? B2 and B3, brightness of the two bulb B2 and B3 will remains same. Why it is remain same? Because the voltage across, because the voltage across these two bulb आर सेम. अगर दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज मिल रहा है तो उनकी ब्राइटनेस कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहला पार्ट क्लियर. क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड. तो B1 के फ्यूज होने पर इन दोनों की ब्राइटनेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. क्लियर हो गई ये चीज? रीजन क्या? वोल्टेज सेम है सर. क्या चीज सेम है? वोल्टेज सेम है. ओके, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका. सेकंड पार्ट कहता है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग्स A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज्ड. अगर आपका ये B2 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताइए A1 की रीडिंग पर, A2 की रीडिंग पर, A3 की रीडिंग पर और A की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? चलिए, जब तक मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं फटाफट आप दिमाग लगाइए. देखिए कैसे करेंगे. लगाया दिमाग? ट्राई किया? क्या क्वेश्चन था कि अगर B2 वाला बल्ब अगर आपका फ्यूज हो जाता है तो A1, A2, A3, A की एमीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल सी बात तो ये हो गई कि अगर आपने B2 को फ्यूज कर दिया है, इस वाले बल्ब को अगर आपने फ्यूज कर दिया है तो इस बल्ब में कोई करंट जाएगा क्या? सोचिए, जब ये बल्ब फ्यूज हो गया तो यहां पे कोई करंट फ्लो होगा क्या? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? सर A2 की वैल्यू तो क्या होगी सर? ये वाला एमीटर करंट क्या शो करेगा? जीरो शो करेगा, क्योंकि तो फ्यूज हो गया, करंट जाएगा ही नहीं, वहां पर करंट जाएगा नहीं, तो उसकी वैल्यू एमीटर क्या शो करेगा? जीरो शो करेगा. बात समझ में आ गई? चलिए एक काम करते हैं हम A1 और A3 और A की रीडिंग निकालने के लिए काम करते हैं. पहले जब ये बल्ब तीनों ग्लो कर रहे थे उसका नेट या अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. व्हेन 3 बल्ब ग्लो, व्हेन ऑल द 3 बल्ब ग्लो, जब ये तीनों बल्ब ग्लो करेंगे तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये तीनों बल्ब किस में देख रहे हैं आप? देखिए क्या बताया था हमने? सर करंट डिवाइड हो रहा है. जब करंट डिवाइड होता है तो सर ये जो बल्ब हैं ये किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. यहां पे मैं R1, R2, R3 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमको क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया हुआ है, दीज 3 बल्ब्स आर आइडेंटिकल. ये तीनों बल्ब कैसे हैं? आइडेंटिकल बल्ब्स हैं. और इफ द वर्ड यूज आइडेंटिकल इट मींस 3 ऑफ देम हैव सेम रेजिस्टेंस. इन तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. इसलिए यहां पर मैं R से रिप्रेजेंट इनका रेजिस्टेंस शो करता हूं. B1 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना? R. B2 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना? R. B3 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना? R. समझ में आ गई बात कि यहां पे मैं तीनों R क्यों शो कर रहा हूं? ठीक है. एलसीएम कितना आ गया सर? R आ गया. 1 + 1 + 1 3/R. तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई? 3/R. तो यहां पर RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/3. तो इनका नेट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया बताइए? R/3 आ गया. ठीक. अगर हम बात करते हैं इफ द बल्ब B2 गेट फ्यूज्ड, अगर बल्ब B2 फ्यूज ही हो गया तो क्या इसका रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे क्या सर्किट में? नो सर, बल्ब तो फ्यूज हो गया. तो अब बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा?
सर नेट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन आर पी डैश 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू 2 बाय आर, देन आर पी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन आर पी डैश इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके अब एक बात बताइए मेरे को, यहां पर अगर हम नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? R इक्वल्स टू क्या होता है? ओके नेट रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमारे पास 1 अपॉन आर पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन आर आ गई। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास 1 अपॉन आर पी जो है वो 2 अपॉन आर के इक्वल है। अब टोटल करंट निकालना है हमको। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सर I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन आर होती है। क्या होती है? V अपॉन आर। V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4.5। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 4.5। जब ये बल्ब फ्यूज था तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था? 2 अपॉन आर। समझ में आ रही बात? I डैश क्या होता है? करंट, टोटल करंट निकाल रहे हैं। अगर टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट क्या होगा? अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो, ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? V अपॉन आर। V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4.5 वोल्ट। अब R की वैल्यू जब ये हट चुका है तो इन दोनों का अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 2 अपॉन आर है। इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब यहां पर 4.5 2 अपॉन आर है, बट ये R की वैल्यू कैसे आएगी सर? ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये तो R बाय किसके फॉर्म में चल रहा है हमारा? R बाय 3 के फॉर्म में चल रहा है। अगर ये बल्ब फ्यूज नहीं होते तो इनका नेट, ये वाला बल्ब अगर फ्यूज नहीं होता तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आता? R बाय 3 आता। अब जरा चेक करिए V क्या होता है? IR होता है सर V हमको मालूम है। V कितना है? 4.5 है। जब तीनों बल्ब ग्लो कर रहे थे तो एमीटर कितनी रीडिंग दे रहा था? ये वाला एमीटर जो यहां पे इस बैटरी के साथ में लगा हुआ है कितनी रीडिंग दे रहा था? सर 3 एम्पियर दे रहा था। कितना आ गया? I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। यहां पे दे रखा है हमको सर्किट डायग्राम में। I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। ओके, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस यहां पे लिख सकते हैं आप R नेट या R टोटल। जब ये तीनों बल्ब ग्लो कर रहे थे तो इनका टोटल कितना आया? सर R बाय 3। तो ये हमने कर दिया R बाय 3। 3 से 3 कट गया। बताओ R की वैल्यू कितनी आ गई सर नेट रेजिस्टेंस जो है इनका, इन तीनों बल्ब का अगर ये ग्लो कर रहे हैं तो कितना है? 4.5 ओम। बात समझ में आ रही है? यहां पे किसी को डाउट कि सर ये हमने R की वैल्यू कैसे फाइंड करी? V इक्वल्स टू क्या होता है? I नेट। नेट की बात क्यों कर रहे हैं? जब ये तीनों बल्ब ग्लो कर रहे थे तो तीनों बल्ब किस में थे? पैरेलल में। जब ये पैरेलल में हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू R बाई 3 आई, तो R नेट की वैल्यू R बाई 3 पुट करी। R बाई 3 पुट करने के बाद I की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दे रखी थी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। R की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5 ओम। क्लियर? अब यहां पे आप R की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बताएं जरा। सर R की वैल्यू हम V हमारे पास 4.5 था और इस R की वैल्यू कितनी आई थी? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर 2 बाई आर। तो इस R की वैल्यू सर कितनी आ गई? 4.5 आ गई। कितनी आ गई? 4.5। अब बताएं जरा ये 4.5 कहां जाएगा? सर इधर जाएगा। तो 4.5 इंटू 2, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 अपॉन आर, अच्छा यहां भी मैंने 2 अपॉन आर लिख दिया। ओके, यहां मिस्टेक हो गई। देखो 1 अपॉन आर पी डैश की वैल्यू कितनी? 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर विच इज इक्वल टू 2 बाय आर। तो आर पी डैश की वैल्यू कितनी होगी? सर आर बाई 2। रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। तो आर की वैल्यू कितनी यहां पे पुट करेंगे बोलो? आर नेट की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? आर बाय 2। इसलिए हमारा यहां पे मिस्टेक हो जाती, तो मिस्टेक होने से बच गई। तो आर बाई 2, आर बाई 2, आर की वैल्यू कितनी है सर? 4.5 डिवाइडेड बाय 2। सर 4.5 से 4.5 कट गया और सर ये जो 2 है वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा आंसर? 2 एम्पियर। अब बताएं कि ये वाला जो एमीटर है,
अगर ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 एम्पियर। 3 एम्पियर से कितना रह गया? 2 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा फटाफट, पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये बल्ब फ्यूज होने के बाद दिस एमीटर विल गिव्स यू 2 एम्पियर रीडिंग। कितनी रीडिंग देगा ये? 2 एम्पियर। अब एक चीज बताइए, हमारे पास A2 की वैल्यू 0 आ गई, A की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा A1 और A3। अब ये बल्ब तो फ्यूज हो चुका है, दोनों बल्ब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बल्ब, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम होता है और यहां से करंट चला 2 एम्पियर, तो 2 में से यहां पर कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर करंट इक्वली अमाउंट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। रीजन सर, इस बल्ब का और इस बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। इफ द रेजिस्टेंस आर सेम सो करंट विल डिवाइड इक्वली। बात समझ में आ रही है? करंट रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से जो हमारा करंट डिवाइड होता है सर्किट में, हर आर्म के अक्रॉस या इन दोनों बल्ब के अक्रॉस कैसा डिवाइड होगा? सेम डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए A3 की रीडिंग बताओ कितनी होगी? सर 1 एम्पियर। A1 की रीडिंग कितनी होगी? 1 एम्पियर। क्लियर? ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लोज टुगेदर। ये तीनों बल्ब जब एक साथ ग्लो करेंगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, कितनी पावर खर्च करेंगे? डिसिपेटेड होगी। इसको रब कर दें। ओके, चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में? पावर पूछी है। ये तीनों बल्ब किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल पावर व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन यू हैव टू ऐड ऑल द पावर इंडिविजुअली। जितनी भी इन तीनों बल्ब की इंडिविजुअल पावर है, इन तीनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है। तो P1 plus P2 plus P3. What is P1? P1 is the power of bulb B1. What is P2? P2 is the power of second bulb. What is P3? P3 is the power of third bulb. Okay? और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? When bulbs are connected in parallel. समझ में आ रही बात? ओके, अब बताइए जरा, तीनों बल्ब जो हैं सेम रेजिस्टेंस के हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वोल्टेज भी सेम होगा। तो इन तीनों बल्ब की इंडिविजुअल पावर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P प्लस P प्लस P। रीजन, तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है। तो P किसके इक्वल आ गया आपके पास? 3P के इक्वल आ गया। P की वैल्यू क्या होती है? सर P की वैल्यू होती है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। तो 3 इंटू V की वैल्यू कितनी थी? 4.5। कितनी थी? 4.5। करंट कितना है हमारा? 1 एम्पियर। हर बल्ब के अक्रॉस कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 4.5 इंटू 3। सॉल्व करिए ना, कितना आएगा? 4.5 इंटू 3। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13.5 वॉट इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? कितना आंसर आ गया? 13.5 वॉट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? पहली बात तो ये बताइए, अच्छा था क्वेश्चन, है ना? 3 बल्ब दे रखे थे, एक को फ्यूज किया, ग्लोनेस पूछ रहा था कि किसकी ग्लोनेस ज्यादा होगी, है ना? ओके, सेकंड क्या पूछ रहा था कि अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो A1, A2, A3 और A की रीडिंग, करंट की, एम्पियर की रीडिंग जो एमीटर है वो क्या शो करेगा, कितना करंट शो करेगा। और थर्ड पार्ट में ये पूछा था कि अगर ये तीनों बल्ब एक साथ ग्लो कर रहे हैं तो हाउ मच पावर इट डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो हमने कितनी पावर डिसिपेट करी? 13.5। समझ में आया? सिंपल था। और करते हैं, मजा आ रहा है? ओके, वेरी गुड।
चलिए क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल पे बेस्ड। सिंपल है ये क्वेश्चन, वैसे आई होप कि आप कर लेंगे। यहाँ पर हमको 4 रजिस्टर गिवन है और इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन में R दे रखा है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से सर्किट बना हुआ है और क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी फाइंड द, इसका रेजिस्टेंस भी R है, ये यहाँ पर हमको Q दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करवा रहा है हमको। कैसे फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस? एक चीज और गिवन थी क्वेश्चन में, वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ जरा सोचें। वोल्टेज जो है किसके अक्रॉस, P और Q के अक्रॉस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेम बोल रहा है। क्या फर्क पड़ेगा अगर वोल्टेज सेम है इन दोनों एंड्स का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है। अब याद करो, जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है, इज देयर एनी करंट फ्लो, क्या करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन इट मींस देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस दीज टू पॉइंट। चार्ज डज नॉट फ्लो व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ चार्ज, इट विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? ओके अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां पे आप R इक्वल टू क्या, V/I, I जीरो होते ही ये पूरा R क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब सर इस वाले रेजिस्टेंस को हम यूज नहीं करेंगे, सर्किट में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब ये हटाते ही सर्किट क्या हो गया, इजी हो गया आपके लिए। इजीली आपने चेक किया ये दोनों रजिस्टर किस में दिख रहे हैं आपको, करंट डिवाइड हो रहा है क्या, नो सर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इफ करंट इज नॉट डिवाइड देन इट मींस सर ये दोनों किस में है, सीरीज में। R प्लस R कितना आ गया, 2R। इन दोनों को चेक करिए, यहां पर भी करंट कैसा है, जा रहा है, सीधा जा रहा है, मतलब बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के जा रहा है। तो यहां पर भी हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2R। तो RS और इसको R डबल डैश बोल दीजिए। अब एक बार बताइए, इन दोनों को आपने यहां पर एक रजिस्टर लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी, 2R। इन दोनों को भी हटा दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी, 2R। अब जरा चेक करें ये तीनों किस में दे रखे हैं, ये तीनों किस में दे रखे हैं आपको। करंट यहां सपोज करो यहां से करंट आया, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां। करंट क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन पहले वाली वैल्यू की 2R, दिस इज 1 अपॉन 2R एंड दिस इज 1 अपॉन R। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, सर 2R एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 अपॉन 2R। देन इट मीन्स 1 अपॉन R की P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन R। देन RP की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, R/2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये तीनों को हमने किस में सॉल्व कर लिया, पैरेलल में सॉल्व कर लिया। क्लियर? ओके तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को डाउट, तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक स्टूडेंट है
और सबसे बड़ी बात उसके पास वाटर कैटल है। व्हाट इज मीन बाय वाटर कैटल? उसके पास पानी गर्म करने वाली एक मशीन है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर कैटल। वो पानी जो है वो बॉईल करता है कितने मिनट में? सर 20 मिनट में वो पानी बॉईल करता है। कितने मिनट में? 20 मिनट में पानी बॉईल हो रहा है आपका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको इसका बॉइलिंग टाइम रिड्यूस करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? समझ में आया क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक स्टूडेंट है, एक वाटर केटल है, वो पानी को 20 मिनट्स में बॉईल करता है। इफ यू हैव टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ दिस वाटर, व्हाट शुड यू हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? सोचे जरा। ओके, बताते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। व्हाट इज पावर? V स्क्वायर अपॉन R, पता है ना आपको? या फिर हम बोले रेट, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ हीट को भी हम क्या कह सकते हैं? पावर। हीट को अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसको भी क्या कहते हैं हम? पावर कहते हैं। क्यों कहते हैं? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन गया? पावर बन गया। तो रेट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V स्क्वायर अपॉन R। अगर आप R को डिक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने से पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर पावर इंक्रीज हो जाएगी। इफ यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस देन पावर विल इंक्रीज। तो यहां पे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने से पावर क्या होगी? इंक्रीज। और अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ टाइम ऑफ हीट, इसका मतलब जो आपकी रेट है हीट को प्रोड्यूस करने की, उसको क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दिया। पावर को इंक्रीज करने का मतलब रेट ऑफ हीट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब कम टाइम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं बोलता हूं पावर क्या हो रही है? डिक्रीज, इसका मतलब रेट ऑफ हीट क्या होगा? डिक्रीज। अब ज्यादा टाइम लग रहा है हीट को प्रोड्यूस करने में। इस केस में पावर अगर डिक्रीज हो रही है तो बताया मैंने आपको क्या होगा, बट इस केस में पावर क्या करनी है हमको? इंक्रीज करनी है। क्यों इंक्रीज करनी है? क्योंकि सर रेट ऑफ हीट बढ़ानी है हमको। अब हमें टाइम क्या करना है? जो पानी 20 मिनट में बॉईल हो रहा था हम चाहते हैं वो 10 मिनट में बॉईल हो जाए। तो उसके लिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कम टाइम में क्या करनी है आपको? ज्यादा प्रोड्यूस करवानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। तो लेंथ को अगर डिक्रीज करेंगे, जो उसमें कॉइल लगी है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से पावर क्या होगी आपकी? इंक्रीज। बात समझ में आई? क्या कर सकते हैं हम बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए? क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये NTSC का क्वेश्चन है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, NTSC का क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक सर्किट बना रहा हूं। काफी सारे रजिस्टर लगे हुए हैं यहां पर। एक V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर या सेल लगा हुआ है। ये डायग्राम A है और एक डायग्राम और दे रखा है यहाँ पे हमको, सर्किट डायग्राम।
इसकी वैल्यू 2R है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको R दे रखी है, इसकी वैल्यू भी हमको 2R दे रखी है और इसकी वैल्यू हमको R दे रखी है, और ये यहाँ भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमको R दे रखी है। ठीक, यहाँ पे कितने रजिस्टर लगे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, एंड यहाँ पर भी 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू R है। दिस इज A एंड दिस इज B। एक सर्किट डायग्राम और गिवन है हमको जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको, या सर्किट डायग्राम इस तरीके से यहाँ पे हमको दे रखा है। दिस इज 2R, this is also 2R, there is a resistor of R, again there is another resistor of value R, again there is a 2R value of resistor, again there is a value of 2R resistor, and this is a value of resistor R again, and at last there is a resistor of R and there is also a resistor R. In this case there is also resistor R. Okay, and A, B, and this is point A and B. Again there is a V volt battery, V volt cell, यहाँ पे एक बैटरी बोल दो, सेल बोल दो। ठीक है, अब ये मैं तुझे से सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होते हैं? बैटरी होती है। ठीक, तो यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं V वोल्ट के, V वोल्ट के, V वोल्ट के। यहाँ पे आपको 3 सर्किट डायग्राम दे रखे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। I second is greater than I1 is greater than, sorry, less than I third, I second is less than I1, I1 is less than I third। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको I1 is less than I second, I second is less than I third, and the third option is I1 is equals to I2 is equals to I3, and fourth option is I1 is greater than I second is equals to I third। क्वेश्चन पूछा क्या था? What is the potential difference what is the current, what is the order of current in these 3 सर्किट। करंट का ऑर्डर पूछा था, तो बताएं करंट का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, करंट का ऑर्डर क्या होगा बताएं जरा, क्या होना चाहिए करंट का ऑर्डर? 4 ऑप्शन है, 3 सर्किट है, करंट का ऑर्डर पूछा है। इन तीनों सर्किट में किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा? किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। एक चीज और दे रखी है यहां पर, किसके अक्रॉस पूछ रहा है? वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पूछ रहा है। तो यहां पर 3 सर्किट बने हुए हैं, ये भी पॉइंट ए बी है, यहां पर भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, ये रजिस्टर 2R लगा हुआ है, यहां पे भी ये रजिस्टर 2R लगा हुआ है, यहां पर भी रजिस्टर 2R लगा हुआ है। इसके बाद यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर 3 और यहां पर 5 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, 1 2 3 4 5। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ करंट इन दिस पॉइंट ए बी? ए से बी में इन तीनों सर्किट में करंट की बेसिकली जो स्ट्रेंथ है, इनका ऑर्डर आपको अरेंज करना है। तो आप ऑर्डर अरेंज करके देखिए जरा, सोचिए जरा क्या कर सकते हैं, क्या ऑर्डर अरेंज होगा कि नहीं होगा, कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, ट्राई तो करिए एक बार। किसमें करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए, या किसमें इन तीनों में से किस सर्किट में ए से बी के बीच में करंट ज्यादा होना चाहिए, या सेम होना चाहिए, या कम होना चाहिए? किसमें बेसिकली आपको करंट की स्ट्रेंथ अलग अलग चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। ये जो पूरा सर्किट है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है? ए से बी करंट बताइए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए से बी करंट बताइए और उनको अरेंज करिए ऑर्डर वाइज। अब एक बात बताइए, यहां से करंट निकला एक, ठीक, इस सर्किट में यहां पे करंट गया, कितना गया? I1। कितना करंट मान लिया हमने? यहां से कुछ भी करंट सपोज करो I निकला, बट यहां से कितना, इस वाले आर्म में कितना करंट गया? I1। सेल कितने वोल्ट का है? V वोल्ट का। यहां भी एक V वोल्ट का सेल लगा हुआ है, यहां से करंट सपोज करो I, और यहां पे करंट कितना गया? सपोज करो
I2 कितना गया I2। अब यहां भी सपोज करो टोटल करंट I निकला और यहां भी कितना करंट गया I3। ये यहां पे माना I1, यहां पे माना I2 और यहां पे मैंने माना I3। अब एक बार बताइए, रेजिस्टेंस देखिए जरा, इस वाले एंड्स के A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2R। A से B के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2R, और A से B के बीच में भी कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2R। इफ रेजिस्टेंस इज सेम देन करंट इज ऑल्सो डिवाइड इक्वली। जो करंट यहां पे जाएगा 2R वाले में, वो करंट भी यहां पे जाएगा, सेम करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है 2R, यहां पर भी वैल्यू कितने को देखने को मिल रही है 2R। इन तीनों में A से B के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इन तीनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी दे रखी है, सेम दे रखी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम दे रखी है तो करंट भी कैसे जाएगा, तीनों में सेम जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही प्रोवाइड हो रहा है। यहां भी V वोल्ट की बैटरी, यहां भी V वोल्ट की बैटरी, यहां भी V वोल्ट की बैटरी, वोल्टेज आपने सेम प्रोवाइड कर रखा है इस रजिस्टर के अक्रॉस। आपका रेजिस्टेंस तीनों के अक्रॉस सेम है, तो करंट भी कैसा जाएगा, तीनों सर्किट में सेम करंट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई कि यहां पे ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, थर्ड होगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। रीजन, क्योंकि सर तीनों केस में जो सर्किट है A से B के बीच में जो हमसे करंट पूछ रहा है, वहां पे तीनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी दे रखी है, सेम दे रखी है। इस वजह से जो हमारा करंट होगा वो कैसा जाएगा, सेम जाएगा तीनों अलग अलग सर्किट में। बात समझ में आ रही है, क्लियर, कोई डाउट? चलो ओके, वेरी गुड। ओके, और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। आपके पास एक कॉपर का वायर है और एक वायर आपके पास नाइक्रोम का है, और इन दोनों वायर को आपने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दोनों वायर को किस में कनेक्ट किया आपने, सीरीज में कनेक्ट किया। तो सपोज करो ये वायर हमारा कॉपर का है और ये वायर जो मान लीजिए आप किसका है, नाइक्रोम का है, और आपने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहां से कितना करंट गया, आई करंट, तो इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन दोनों वायर में से किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। आउट ऑफ दीज टू वायर, इनमें से किसमें से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, विच विल हीट प्रोड्यूस मोर। तो अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा तो आप अभी की अभी इसको सॉल्व कर देंगे। बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपके पास एक कॉपर वायर है, एक नाइक्रोम वायर है, सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में करंट सेम रहता है। इन दोनों वायर में से किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो कॉपर क्या है बेटा, कॉपर सर कंडक्टर होता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है सर, लो होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब करंट इजीली फ्लो होता है। बट सर जो नाइक्रोम है ये एक एलॉय है, और इस एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सर बहुत ज्यादा होती है। जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो टेम्परेचर बहुत इजीली क्या कर देते हैं, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज। resistivity is directly proportional to temperature. If the material have high resistivity then temperature is also high. और हमको मालूम है heat is directly proportional to temperature. टेम्परेचर के बढ़ने से हीट भी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हीट भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात, ठीक। ऐसे ही हो सकते हैं आप, टेम्परेचर की वजह हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी हीट भी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि सर रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है उनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। समझ में आ रही बात? जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? हाई होता है। तो नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, उसकी वजह से यहां पर क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो व्हाट इज योर आंसर? नाइक्रोम विल प्रोड्यूस हीट मोर। नाइक्रोम विल प्रोड्यूस हीट मोर बाय रीजन मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई डाउट? बढ़िया, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? चलने दें और क्वेश्चन। वेरी गुड, ओके एक क्वेश्चन और करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप डेली 50 क्वेश्चन लगा सकते हैं, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डेली 50 क्वेश्चन। बट ये एटलीस्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने तो आने ही चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूले अच्छे से हो और इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हो कि बोर्ड में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे, बन सकते थे बोर्ड में, उसकी प्रैक्टिस करा दी है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन है, आपके पास दो मेटालिक वायर हैं, आपके पास दो मेटालिक वायर हैं ए एंड बी, ठीक। और दोनों मेटालिक वायर कैसे हैं? सेम मटेरियल के हैं। मटेरियल कैसा है उनका? सेम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्ट किया हमने इसको? पैरेलल में कनेक्ट किया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वायर ए जो है उसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। वायर ए जो है उसकी लेंथ कितनी है? एल और रेडियस कितना है? आर। और आपके पास वायर बी है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको क्वेश्चन में 2L और रेडियस दे रखा है हमको 2R। क्वेश्चन क्या कहता है उसको लिख लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ equivalent resistance of wire, equivalent resistance in parallel and the resistance of wire A and the resistance of wire A। तो क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है। आपके पास दो वायर हैं, एक वायर की लेंथ L है और रेडियस R है। दूसरा जो वायर है हमारे पास, जो सेकंड वायर है, उसकी लेंथ हमने क्वेश्चन में डबल कर दी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लेंथ कितनी है 2L और रेडियस कितना है अपना 2R, ठीक। इन दोनों वायर को किसमें कनेक्ट करना है? एक बार पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व करने के बाद उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब जो इनको सॉल्व करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको किससे कंपेयर करना है? सर वायर ए के रेजिस्टेंस से कंपेयर करना है। मतलब नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन आपको इसकी वैल्यू किससे डिवाइड करनी है? सर वायर ए के रेजिस्टेंस से डिवाइड करनी है, ठीक है। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। किसके साथ डिवाइड करना है? पहले इनको पैरेलल में सॉल्व करो ए और बी वायर के रेजिस्टेंस को, और उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर दो? वायर ए से। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास R1 की वैल्यू बताएं क्या होगी? रो L अपॉन A। A क्या होता है? सर A होता है पाई R स्क्वायर। A क्या होता है? पाई R स्क्वायर। देखो रो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? कांस्टेंट। पाई भी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो R1 सीधा सीधा सर किस पे डिपेंड कर रहा है? L अपॉन R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब R2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? सर रो 2L, रेडियस कितना हो गया बेटा? रेडियस 2R, तो 2R डबल हो गया रेडियस, 2R का स्क्वायर करिए, कितना हो गया? रो 2L अपॉन 4R स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा,
रो एल अपॉन 2r²। समझ में आ रही बात? तो R2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? देखो अगेन मैंने क्या बोला था, रो कांस्टेंट है, पाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, चाहे तो आप पाई लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हैं, L अपॉन 2r²। क्या आया हमारे पास? R2 की वैल्यू कितनी आई? L अपॉन 2r²। क्या किया मैंने यहाँ पर? रो को नहीं लिखा है बिकॉज रजिस्टिविटी सेम है, डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस इस पे यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा अभी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को हटा दिया हमने यहाँ से। दो मटेरियल है सेम रेजिस्टिविटी के, डिवाइड करोगे तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम क्वेश्चन में दे रखी है, बिकॉज मटेरियल कैसा है? सेम। इफ टू मटेरियल हैव सेम देन इट मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज टू मटेरियल आल्सो सेम। ये चीज और ध्यान रखनी है आपको। तो क्या किया मैंने यहाँ पर? अगर कंफ्यूज हो रहे तो दोबारा लिख देता हूं मैं कि सर ये इतना सारा क्या कर दिया आपने। चलिए एक बार और बता देते हैं आपको। तो R1 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताएं? रो L अपॉन A, ठीक। R1 की वैल्यू किसके इक्वल? रो L अपॉन A। लेंथ कितनी थी? L। एरिया पाई r² होता है, तो हमें रेडियस कितना है? R है, तो हमने R ही लिखा है, बट R का स्क्वायर करते हैं तो R² हो गया। तो हमारे पास सीधा सीधा R1 की वैल्यू L अपॉन R² लिख सकते हैं हम, ठीक, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। R2 की वैल्यू, लेंथ कितनी थी? 2L। रेडियस कितना था? 2r का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? 2L अपॉन 4r²। कितना आ गया ये? L अपॉन 2r²। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? सर पैरेलल में लगे हुए हैं। लगा दो पैरेलल में। Rp की वैल्यू क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अब चाहें तो आप देखिए L अपॉन R²। L अपॉन R² को क्या लिख सकते हैं? सर R1 लिख सकते हैं। इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। L अपॉन R² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? R1। तो यहाँ पे L अपॉन R² की वैल्यू R1 अपॉन में क्या बचा? 2। L अपॉन R² किसके इक्वल? R1 के इक्वल। क्या बचा? 2 बचा। अब सॉल्व करो। R1 की वैल्यू R1 के फॉर्म में लिखे रहने दीजिए। R2 की वैल्यू कितनी आ रही है? R2 की वैल्यू R1/2। R1/2। इस 2 को कहां ले जाइए? ऊपर ले जाइए, तो 2 अपॉन R1। कितना एलसीएम आया बताएं जरा। सर एलसीएम आ गया R1। R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर आ गया 1। यहां भी R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 3 अपॉन R1। तो Rp की वैल्यू आ गई हमारे पास R1/3। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए क्या किया, 1 अपॉन R1 प्लस R1/2 था, 2 को ऊपर लिखा, 2 अपॉन R1 हो गया। 1 अपॉन Rp की वैल्यू R1 हमने क्या लिया यहाँ पर? एलसीएम लिया, तो R1 से R1 1 1 जा 1, फिर अगेन R1 इंटू 1 1 से आएगा, और ये 1 इंटू 2 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 अपॉन R1 विच इज इक्वल टू Rp की वैल्यू निकालनी है तो R1/3 आ गया। बट हमको यहाँ पे ये नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था? कंपेयर करना था, रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? RA। यहाँ पे चाहे तो आप RA या RB के टर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने R1 R2 से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RP अपॉन RA करना है। RP की वैल्यू कितनी है? R1/3, ठीक। RA की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया था? R1 से रिप्रेजेंट किया था। तो R1 कहाँ जाएगा? इधर। तो R1 अपॉन R1 इंटू 3। तो R1 से R1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कितना रेशियो आ गया? 1/3 इज योर आंसर। कितना आ गया आंसर? 1/3। देखिए क्या किया, Rp की वैल्यू कितनी थी? R1/3। RA की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया था? पहले R1 से, तो R1 किधर जाएगा? इस साइड। R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 1/3। सो व्हाट इज योर रेशियो? 1/3। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये क्वेश्चन? ये चीज पूछी थी क्वेश्चन में हमको, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, इसमें भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो ये वाला फॉर्मूला अभी तक, तो एक नया फॉर्मूला आज आपको सीखने को मिलेगा। सपोज करिए एक वायर है आपके पास, ठीक। एक वायर है आपके पास और
पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था उस वायर में? आई करंट फ्लो हो रहा था। कितना करंट फ्लो हो रहा था? आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक, पहले एक वायर है, उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि एक वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करिए वायर मान लीजिए, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये जब आई करंट फ्लो हो रहा था तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था? ये पी पावर कंज्यूम कर रहा था। वापस समझा रहा हूं, एक वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था। व्हेन दिस आई करंट फ्लोज इन द वायर, हाउ मच पावर इट विल बी कंज्यूम? इट कंज्यूम पी पावर। सपोज कर लिया हमने, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? पी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने करंट 100% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कितना परसेंट? 100% करंट को क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिया। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, वेरी गुड। तो हमने पावर आई के केस में पी ली हुई थी यहां पर। अब हम कह रहे हैं यहां पर कि करंट को आपने 100% इंक्रीज किया है। व्हाट विल इंक्रीज इन पावर? अगर 100% करंट को बढ़ाने पर तो बताइए पावर में कितना परसेंटेज इंक्रीज? पावर में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? क्वेश्चन समझ में आया? जब आई करंट था तो पावर कितनी थी सर? पी। अब करंट कितना हो गया? 100% ऑफ आई। अब बताइए पावर, नई पावर में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? एक बार और रिपीट करूं, जब आई करंट था तब पावर कितनी थी? पी थी। अब हमने आई की जगह क्या किया? हमने 100% कर दिया करंट को, 100% बढ़ा दिया करंट को। आई से कितना परसेंट? 100% ऑफ आई कर दिया हमने। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इन इंक्रीज इन पावर? पावर की परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? समझ में आ गया बात? अब क्वेश्चन तो क्लियर हो गई होगी ना कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? सर हमने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, आई स्क्वायर आर। क्या पढ़ा है हमने? एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर पढ़ा है हमने फॉर्मूला, वेरी गुड। तो जब करंट कितना था? आई था। ठीक, रेजिस्टेंस सपोज मान लीजिए इस वायर का आर, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर आर। जब आप करंट को 100% इंक्रीज कर देंगे आई के रेस्पेक्ट में, तो आपका नया करंट कितना हो जाएगा? पहले करंट कितना था? आई। 100% मतलब उतना ही करंट क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दिया। तो पहले आई था और बाद में आई और इंक्रीज कर दिया। तो 100 मतलब 100% ऑफ आई का मतलब 100/100 इंटू आई। तो कितना आ गया आपके पास? आई। पहले कितना था सर? पहले आई करंट था, तो टोटल करंट कितना हो गया सर? टोटल करंट 2i हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले करंट कितना था? आई था, उसका 100% ऑफ आई हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो टोटल करंट कितना होगा? 100% ऑफ आई। पहले करंट कितना था इसमें से? ऑलरेडी आई था। इसके बाद इतना करंट बढ़ाने पर तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये 2i क्यों हुआ? क्लियर? ओके, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब नई पावर कितनी होनी चाहिए? आई की जगह क्या लिखेंगे? 2i का स्क्वायर। क्यों किया 2i का स्क्वायर? नई पावर निकाल रहे हैं आप। आई पर पावर पी थी, 2i पे पावर पी थोड़ी ना होगी। अब पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। वही परसेंटेज पूछा है, कितनी परसेंट पावर इंक्रीज हुई है आपकी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4i स्क्वायर इंटू आर। बताइए, इसको सॉल्व करिए। 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4i स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको, वो फॉर्मूला याद रखना। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो, क्या निकालनी हो? परसेंटेज किसी भी चीज की, कितनी परसेंट रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया, कितना परसेंट पावर में इंक्रीज आया, किसी भी चीज की अगर परसेंटेज निकालनी है तो आपको लिखना है फॉर्मूला इंक्रीज इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100।
अब हाउ कैन यू फाइंड द इंक्रीज इन पावर? भाई अब बताओ, ये वाली पावर ज्यादा होगी या ये वाली पावर ज्यादा होगी? सर ऑब्वियस ही बात है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यहां पर फाइनल पावर में से क्या माइनस कर दिया आपने? इनिशियल पावर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इंक्रीज इन पावर। कितनी पावर इंक्रीज हुई? मतलब 4i² में से अगर आप क्या माइनस कर दें? i² माइनस कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा इतनी पावर क्या हुई? इंक्रीज हुई। फाइनल पावर यही थी, जब करंट को डबल कर दिया, 100% बढ़ा दिया, तब पावर कितनी थी? 4i²। पहले पावर कितनी थी? i²r। इसको इसमें से माइनस करने पे क्या मिल जाएगा कि इतनी पावर मेरी इंक्रीज हुई पहले के रेस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करूं, कितना आया? 3i²। अपॉन में क्या फॉर्मूला बताया था सर? ओरिजिनल पावर। ओरिजिनल मतलब पहली वाली पावर। पहली पावर कितनी थी? i²r। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। i²r से i²r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 3 इंटू 100 कितना सर? 300% पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो सीखी ना नई चीज आपने? तो 300% पावर क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक चीज क्या करनी है आपको? इंक्रीज, जो भी चीज इंक्रीज हो रही है उसको यहां लिखना है। डिवाइड किससे करना है? इनिशियल से या ओरिजिनल लिख सकते हैं। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। अब सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि डिक्रीज हो गई, 100% पावर क्या हो गई? डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाता? 0। आई में से आई को ही आपने क्या कर दिया? 100% डिक्रीज कर दिया करंट को, तो क्या होता? आई की वैल्यू क्या होती? 0। पावर कितनी हो जाती? 0। 100% बढ़ाइए इसलिए पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक, कोई डाउट इसके अंदर? ओके, बेसिक फॉर्मूला बता दिया मैंने। इंक्रीज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करके वैल्यू ये है, डिवाइड ओरिजिनल से करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी थे, बट हमने एक सारे जो मेन क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आगे मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर के साथ में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड रहेगी। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरा सेशन। थैंक यू।